हेलो स्टूडेंट, आई एम योर बीके सर फ्रॉम उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी छात्रों का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए सेशन लेकर के आया हूं, ये सेशन स्पेशल डेडिकेट है उन छात्रों को जिन्होंने कि हाल ही में मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम पास कर रखा है और उनकी एक सपना है कि वो इंटरमीडिएट की जो क्लास करें, इंटरमीडिएट सेशन जो उनका हो वो बिल्कुल मैथमेटिक्स के साथ हो। तो आज 11th का मैथ्स जिसका पहला चैप्टर हम लोग प्रारंभ करेंगे और बहुत स्टूडेंट का ये क्वेरी रहा हुआ था, उनका एक रिक्वेस्ट था कि मैं यूट्यूब पर उनके लिए मैथमेटिक्स का सेशन लेकर के आऊँ। तो अब वो समय बिल्कुल भी नज़दीक है कि जब आप हमारे साथ यूट्यूब पर कंटिन्यू बने रहेंगे और 11th के मैथमेटिक्स को भी आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस क्लास की जो रणनीति है मैं वो आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो सेट्स आज पहला चैप्टर 11th का स्टार्ट होने जा रहा है, क्या ये कंटिन्यू यूट्यूब पर कंप्लीट क्लासेस इसकी अवेलेबल होगी? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पूरा फाउंडेशन बैच 11th का ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। यूट्यूब पर हम लोग कंपटीशन के तरह ही यहाँ पर एक प्रैक्टिस बैच कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये 2-4 क्लासेस जो होगी ये डेमो के तौर पर यूट्यूब पर रहेगा और ये बिल्कुल कंप्लीट होगा सेट्स। और यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टी के साथ डिस्कस करूँगा, हर एक मैटर का क्या रीज़न होता है उनके साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट इज़ द हब ऑफ एजुकेशन। किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स का ले लें, फिजिक्स का ले लें या फिर कोई भी पेपर अगर इंटरमीडिएट की बात करें, आप आर्ट्स सेक्टर से क्यों ना बिलोंग करते हो, तो ये एजुकेशन का हब होता है एक तरीके से। इंटरमीडिएट में बहुत सारी हम लोगों को नॉलेज गेन करनी पड़ती है। तो जो भी चैप्टर मैं आपको सबसे पहले एडवाइस तो यही करूँगा कि अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है तो प्लीज़ आपका जो टाइम टेबल है उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। आज तक जो आपने मैथ्स पढ़ते आया 10th क्लास तक, हंस खेल करके जिस तरीके से आपने पढ़ते आया, वाकई में अगर आप उसी तरीके से अभी भी पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से गणित जैसा आप उम्मीद करते हैं उतना आप ज्ञान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने टाइम टेबल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी। इम्प्रूवमेंट ये कि आपको नज़रिया बदलनी पड़ेगी। आपने मैथमेटिक्स लिया तो मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा इस टॉपिक पर कि आप जिस पेपर को ले रहे हो उनसे संबंधित कुछ प्रश्न अपने मन में ज़रूर लाना कि अगर मैं साइंस ले रहा हूँ तो साइंस क्यों ले रहा हूँ, साइंस पढ़ करके मुझे क्या करनी है। आर्ट्स ले रहा हूँ तो आर्ट्स क्यों ले रहा हूँ, या फिर आर्ट्स नहीं ले रहा हूँ तो क्यों नहीं ले रहा हूँ। कभी भी ये सोच करके मत लेना कि आर्ट्स जो कमज़ोर छात्र छात्राएं होते हैं वो आर्ट्स पढ़ते हैं, या फिर जो थोड़ा सा मेंटल अगर वो इंटेलिजेंट हैं तो वो जा करके साइंस पढ़ेंगे। ऐसी कोई बातें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये इंटरेस्ट की बातें होती है। आपको यदि साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस लो, कॉमर्स में इंटरेस्ट है कॉमर्स लो, आर्ट्स में है तो आर्ट्स में लो, फैशन डिजाइनर में जाना चाहते हो, कोई भी आप यहाँ से अपना कैरियर आप किसी भी तरीके जो भी जिस लाइन में आप जाना चाहते हो आप वैसा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कैरियर तय करो। कभी भी पड़ोसी को देख करके या अन्य साथियों को देख करके ये तय नहीं करना है कि हमें मैथ्स लेना है। तो मैं आशा करता हूँ इस बात का कि आप लोगों ने मैथ्स लिया होगा तो ये सारे प्रश्न आपके मन में आए होंगे और निश्चय आपने अगर ठान लिया होगा कि नहीं मुझे गणित के साथ इंटरमीडिएट करनी है, साइंस में नॉन मेडिकल सेक्टर से करनी है, तो फिर स्वागत है आपका हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सेट का डेमो के फॉर्म में ये क्लास मैं देने जा रहा हूँ जिसे आप कंसंट्रेट होकर के करेंगे। एक्चुअली सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे सेंटर में इस चैनल पे या फिर हमारे ऑनलाइन के अलावा जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है, अगर आप वहाँ आते हैं और वहाँ पे क्लासेस करते हैं तो आपको जो 11th में यानी इंटरमीडिएट की बात पूरी करूँ, 11th और 12th दोनों को लेकर के यदि बात करूँ इंटरमीडिएट की, तो इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं, किस किस तरीके से आपको क्लास करनी है, उस पर मैं थोड़ा डिटेल आपको बातें करना चाहूँगा आज, चूँकि ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है। तो देखो ये जो है एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहली बात तो एक चीज़ें तय होती है कि आपने मैथ्स लिया, साइंस लिया, साइंस में आपने नॉन मेडिकल यानी मेन पेपर आपने मैथ्स को रखा, तो निसंदेह आपको मैथ्स आपका फेवरेट पेपर है, इतना मैं क्लियर हो सकता हूँ यहाँ से। और उससे भी बड़ी चीज़ें ये है कि आपको इस फेवरेट पेपर मैथमेटिक्स के साथ आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको इसके साथ इंटरेस्ट है तो इसको आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए। बिल्कुल भी एक भी पॉइंट को अपनी कोशिश होना चाहिए कि कहीं हमें छोड़नी नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न आते हैं कि सर इंटरमीडिएट अगर पढ़ना है तो कौन सी बुक को फॉलो किया जाए, NCERT फॉलो किया जाए,
NCERT फॉलो किया जाए, या फिर प्राइवेट बुक की बात करूँ KC सिन्हा फॉलो किया जाए, RS अग्रवाल फॉलो किया जाए, RD शर्मा फॉलो किया जाए, इसके अलावा और अप लेवल में जाओ आप लालजी प्रसाद फॉलो किया जाए। ऐसे डिफरेंट टाइप की बुक है प्राइवेट में अवेलेबल है। किस बुक से पढ़ें ताकि इंटरमीडिएट बहुत अच्छी तरीके से हमारा प्रिपरेशन हो सके, मैथमेटिक्स का कोई भी पॉइंट हमसे छूता ना रहे कि हमने उसे देखा नहीं, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ऐसा ना हो। ऐसे किस किताब से हम पढ़ें? तो देखो, उन लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि किसी भी पर्टिकुलर किताब को पढ़ने से सारी ज्ञान मिल जाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक बुक की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। कोई बुक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा प्रेस करता है, प्रेशर डालता है, क्वेश्चंस कम देते हैं, कोई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ज़्यादा देता है, लिखने की कॉन्सेप्ट जो उनका तरीका है, प्रॉपर्टीज़ है, वो सब लोग अपने अपने हिसाब से थोड़ा चेंजिंग होता है। ऑन द होल मैटर सबका वही होता है। आप कभी भी किसी किताब को मत पढ़ो कि NCERT या RD शर्मा या KC सिन्हा, ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत करो। अगर पढ़ना है तो आप चैप्टर पढ़ो। आप पहला चैप्टर में आपका सेट्स है, आप सेट्स पढ़ो। सेट्स का जो टाइप है, सेट्स कैसे आया, कहाँ से आया, किसने दिया, क्या यूजेस है इनकी, इन चीज़ों को पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को बनाओ। जब आप ऐसा करोगे आपको खुद ही लगने लगेगा कि नहीं, हमारा मैथमेटिक्स का लेवल बहुत अच्छा हो गया है। और किसी एक किताब पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी आपके स्कूल में होती है, हमारे संस्थान में भी लाइब्रेरी की सुविधा है। आप आते हैं तो आपको अलग अलग तरह का बुक यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। आपको जिस तरह का बुक चाहिए सारे अवेलेबल है हमारे लाइब्रेरी में। आप वो बुक लेंगे और अब आपके पास भी होगा, आपके आसपास में क्या लाइब्रेरी हो, किसी के फ्रेंड्स के पास आपका अगर कोई किताब हो, किसी का किताब हो, तो आप उनसे भी लेकर के और किताब को देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर हमें RD शर्मा पढ़ने का शौक है तो हमें RD शर्मा खरीदना ही है, किसी से किताब लेकर के क्वेश्चन देख सकते हैं। और उसके अलावा प्ले स्टोर पे सारे बुक अवेलेबल हैं, किसी भी बुक को आप डाउनलोड करके और आप उसे देख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज के डेट में कोई भी सामग्री आपसे दूर नहीं है, बल्कि आपको अपनी इनवर्ड आइज़ को खोलनी पड़ेगी और उस आइज़ से आपको उन आँखों से, आंतरिक आँखों से देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी गई है। सब आपके सामने है। इंटरनेट के ज़माने में कोई सामग्री आपसे दूर नहीं है। तो चलो, ये तो बातें होंगी किस बुक को पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से सारे बुक सही हैं। NCERT इज़ द बेस्ट, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ओनली NCERT इज़ द बेस्ट, ऐसा नहीं कर सकते। NCERT बेस्ट है, लेकिन सिर्फ यही बेस्ट है ऐसी कोई बात नहीं है। इससे अच्छा भी है और एक तरीके से अगर बात करें तो इक्विवेलेंट में भी है। NCERT क्या होती है ना, कि अगर आप बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से आपने तैयारी कर रहा है आप, तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं। किसी स्टूडेंट की ये इच्छा होती है कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करनी है, किसी का ये इच्छा होती है कि नहीं मुझे ना फर्स्ट डिवीज़न पास करनी है, किसी को एक अच्छा परसेंटेज लाना है। कोई इन सब से दूर है। उनका कहना ये है कि हमें ना गणित सीखनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें गणित को सीख लेनी है, रिजल्ट चाहे जो भी हो। अब देखो, हमेशा रिजल्ट डज नॉट शो इंटेलिजेंसी। कभी भी आपके तेजबन को, इंटेलिजेंसी को रिजल्ट ही शो करती है। ऐसी कोई बात नहीं कि आप रिजल्ट में अगर 3rd डिवीजन हो गए तो आप बेकार स्टूडेंट हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कंसंट्रेट होकर के जो सिलेबस है उसे पढ़नी चाहिए, उसे सीखनी चाहिए। रिजल्ट क्या होगा उसे भूल जाना है, उसे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लेना है। बस आपका जो है उस पर आपका कंसिस्टेंसी बना हुआ रहना चाहिए, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जाहिर सी बात है भाई, जब हम पढ़ेंगे कंटिन्यू, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होगी, सिलेबस पे फोकस होगा, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर रिजल्ट हमारा ख़राब कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा ख़राब। तो ये चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है। और अगर मुझे कहते हैं आप बुक रेफरेंस करने के लिए, देखो लालजी प्रसाद से बेटर तो भाई बुक नहीं है। लालजी प्रसाद मेरे ख्याल से, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो लालजी प्रसाद बेहतर है, आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आप मतलब छोटे मोटे मार्केट में भी रह करके प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं से भी, या फिर आप घर से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से आपको KC सिन्हा बुक अगर है तो ये तो आपको बनाना चाहिए। RS अग्रवाल की जो बुक है ये मैं नहीं करता, ये मैं नहीं आपको एडवाइस करूँगा कि आप RS अग्रवाल का बुक बनाओ, क्योंकि इनमें बहुत सारी कमियां मुझे देखने को मिली। मेरे हिसाब से इनमें बहुत सारी कमियां हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इनकॉरेक्ट है, कहने का मतलब स्टूडेंट के लिए ये बुक मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन का लगभग हिंट्स दिया हुआ रहता है, जहाँ से कि मतलब ये सेक्रेट, इसमें खैर एक तरह से अगर हम बात करें सिक्योरिटी सिस्टम की, तो ये इसकी बड़ी मतलब मुझे लूज नज़र आती है।
इसलिए RS अग्रवाल मैं नहीं करूँगा प्रेफर आपको। अगर आपको लेना हो तो आप RD शर्मा बना सकते हो, लालजी प्रसाद बना सकते हो, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में बुक आएंगे। और KC सिन्हा आपका हिंदी मीडियम भी बुक आती है, और तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप मतलब KC सिन्हा को बनाओ। NCERT रखो, चूँकि ये क्या होता है ना कि एग्जाम पास कराने के लिए NCERT बड़ी अच्छी बुक होती है भाई। कम क्वेश्चन बनाने होते हैं, साफ सुथरे क्वेश्चन होते हैं सारे, और इन्हें बनाना है, बना करके लगभग 80 to 90% क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो आप ये बना करके इंटरमीडिएट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस चाहते हो भाई तो कम से कम KC सिन्हा बनाओ, इसलिए कि देखो एक क्वेश्चन आपको मैंने किसी एक टाइप का बता दिया, मान लीजिए सेट क्या होता है मैंने बता दिया, सेट पर डिपेंड मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया। अब आपको उस तरीके का 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाने की जरूरत होती है। और NCERT में ना ये चीज़ें नहीं है कि आप इसी तरह का 5 क्वेश्चन आगे आपको बनाना है। NCERT में क्या होगा कि अगर आपने एक क्वेश्चन बना लिया तो अब अगला टाइप पे हम लोग चले जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन के बाद वहाँ पे क्या होता है, टाइप चेंज कर जाती है। इस कारण से मेरा तो ये कहना होगा कि आप जब भी लो तो NCERT तो खैर होना ही चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हैं तो NCERT आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आप KC सिन्हा का किताब रखो और इन दोनों को मिला करके आप प्रैक्टिस अपना जारी रखो। तो हमारे यहाँ जो आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहली बात जो कंटिन्यू जो क्लास में बुक चलेगी, जिसका कि प्रत्येक सवाल सॉल्व किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा बिल्कुल एनालिसिस के साथ, वो KC सिन्हा का चलेगा। KC सिन्हा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर चलेगा। इस बैच की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 2021 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, 21-23 जिनका सेशन रहेगा। और NCERT तो खैर चलेगा ही। NCERT की बात करूँ तो हमारे पास ना ये क्रैश कोर्स में चली जाती है, 1.5 से 2 महीना, मैक्सिमम 2.5 महीने मुझे टाइम चाहिए, NCERT खत्म हो जाएगी, कहीं कुछ इसमें नहीं है, ठीक है, 2.5 महीने काफ़ी है। तो KC सिन्हा और इसको लेकर के हम लोग दोनों को लेकर चलेंगे। NCERT आपको अपने से बनानी है, जहाँ परेशानियाँ होगी मैं बताते चले जाऊँगा। और KC सिन्हा का कंटिन्यू क्लास में हमारा ऑफलाइन क्लास जो खेसर मार्केट में चलेगी, वो आपका ये KC सिन्हा कंप्लीट चलेगी। पहली बात है तो चलो ये चीज़ें क्लियर हो गया। बुक का मेरे ख्याल से आपके अंदर ये कन्फ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए कि कौन सा बुक पढ़े, कैसे पढ़े, नहीं, आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं। मैं ये आपको एडवाइस करूँगा, प्राइवेट बुक में से कोई एक बुक आप जरूर लो और ज़रूर उसके साथ आप कंटिन्यू स्टडी करो। देखो एक चैप्टर ना अगर सेट है तो सेट को 5 किताब से सेट पढ़ने से आपके लिए अभी ज़्यादा अच्छा है कि एक अच्छे किताब का सेट आप 5 बार पढ़ जाओ। एक ही मैटर 10 किताबों में पढ़ने से अच्छा होता है कि एक मैटर को एक ही किताब से 10 बार पढ़ जाएं, ताकि वो सेट कर जाए, उस अकॉर्डिंग में आप भी चेंज कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका हर एक बुक का अलग अलग हो सकता है। तो भाई जब आप किसी एक बुक से डिटेल कर लेंगे तो आप भी अपने तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं किसी एक बुक का उठा करके और आपको पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बस टॉपिक लेता हूँ कि सेट है भाई, सेट को समझाने किस तरीके से समझानी, हमारे पास वो मेथड होती है। तो जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये बुक वाला जो झमेला रहता है आप लोगों का, ये जो टेंशन होती है बुक वाले, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो देखो बुक का टेंशन क्लियर हो गया। अब हमारे यहाँ क्या होगी कि सबसे पहली बात तो मैंने ये कहा, पहला पॉइंट में तो हमने ये कहा कि यहाँ पर जो कंप्लीट जो चलेगा वो KC सिन्हा चलेगा, KC सिन्हा बुक्स चलेगा पहली बात। साथ में NCERT आप लोगों को बनाते जाना है, NCERT जो है ये आप लोगों को बनाते चले जाना है। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तरह से कॉन्सेप्ट की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इन पर फोकस ज़्यादा होता है। कितना क्वेश्चन बनाना है, कितना क्वेश्चन बनाए डजंट मैटर ये करेगा कि कितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, कितने प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। अगर आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए हो, आपने कॉन्सेप्ट को आपको पता है कि किस तरीके से उसे बनाना है, तो फिर सवाल चाहे कुछ भी रहे वो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज़ का मीन्स हुआ कि जो भी चैप्टर है, सबसे पहले उसका जो इंट्रो होता है ना, इंट्रो जो होता है ना, ये एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त करनी है। भूमिका जो दी हुई रहती है ना, इंट्रोडक्शन, इसको ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़नी है। बहुत सारे लोग मैटर को जानते हैं लेकिन उनका जो अगर अलग नाम से दे दिया जाए तो वो उस जगह पर हड़बड़ा जाते हैं। इसे बहुत सारे लोग आज भी डिफरेंशिएशन को d/dx पढ़ रहा है, जबकि इसको d/dx नहीं पढ़ना है, इसे del/del x पढ़नी है। तो अब बातें भाई, इसे तो लगभग लोग इसे इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, d/dx क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि ये तो डेल्टा है, del/del x पढ़नी है डिफरेंशिएशन में। तो इन सारी बातों को क्या, जब तक आप डिटेल नहीं देखेंगे ना, क्रमवार तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक इन चीज़ों में आपकी नॉलेज आप गेन नहीं कर सकते, आप महारत हासिल नहीं कर सकते गणित में। उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, कंटिन्यू रहना पड़ेगा और
किसी भी एक अच्छे टीचर के साथ आप कंटिन्यू बने रहो, और एक अच्छे किताब के साथ। अच्छे टीचर और अच्छे किताब बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इन बातों को ध्यान में रखना भाई। तो एक तो ये हो गया। तीसरी बातें ये होती है कि इन दोनों के बाद, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। एक्सरसाइज इन दोनों के बाद होती है। पहले कॉन्सेप्ट वगैरह उनका देख लेंगे, जो भी है प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ लेंगे, फिर हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पर। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमारा जो ये टेस्ट सीरीज होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा कि आपने सेट पढ़ लिया, अब आपका सेट का एक फाइनल आपको एक टेस्ट सीरीज से गुजरना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। आप अपने आप को वहाँ पर लेवल में ला पाएंगे, किस लेवल के आप स्टूडेंट हैं, आपके बैचेस में जो अन्य स्टूडेंट हैं क्या आप उनसे बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके अलावा जो अन्य संस्थान में और लोग, मान लिया जाए आप मेरे पास मैथ्स पढ़ रहे हो, आपके कुछ साथी हैं जो कि अन्य संस्थान में मैथ्स पढ़ रहे हैं, अब इनमें से कौन किसका तरीका अच्छा है, कितना अच्छा वो समझ रहा है, कितना अच्छा ज्ञान कर पा रहा है, तो इन सब चीज़ को देखने के लिए फिर ये टेस्ट सीरीज ये कंटिन्यू रहेगा। प्रैक्टिस सेट, ये चीज़ें तो मैं कंटिन्यू आपको देते चला जाऊंगा, जिसको आप प्रैक्टिस सेट या फिर आप कह सकते हैं असाइनमेंट। जो असाइनमेंट होती है, सेट है तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो प्रिपरेशन होती है, सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ तो हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव के लिए। अब सब्जेक्टिव के अलावा जब सबको पता है भाई कि ऑब्जेक्टिव भी हम इनका भी अहम रोल है इसमें, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ऑब्जेक्टिव जो है इसके लिए क्या करना है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा इन सब के साथ में ही हम इसका रणनीति जो हमारा बना हुआ है कि इसके साथ में ही आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के चलनी है। सेट पढ़ लिए, सेट का एक्सप्लेनेशन करते हुए कंटिन्यू पढ़ लिए, सेट जब खत्म हुआ तो सेट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको थमा दूंगा, बिल्कुल बना हुआ एकदम पेपर में, जिरॉक्स करा लो या फिर रख लो, आप सारे लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगी। तो आप ऑब्जेक्टिव उस तरीके से फिर आप देखते चले जाओगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दूंगा उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा आपको, और आपको सिर्फ बस प्रैक्टिस करते चले जाना है, काफ़ी है। इन तरीके से वीकली टेस्ट वगैरह उन चीज़ों से गुजरते हुए, ये सारी कंप्लीट करते हुए, चैप्टर को अच्छे तरीके से बनाते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो डाउट सेशन होगी ये कंटिन्यू चलेगी। हर एक चैप्टर के बाद एक डाउट सेशन क्लासेस होगी, जिसमें कि आप अगर पूरा सेट पढ़ लिए या पूरा रिलेशन फंक्शन पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए, उसमें से अन्य किताब को आप बना रहे हैं, मैं केस से ना पढ़ा रहा हूँ, और आपको लग रहा है कि नहीं सर केस से ना पढ़ा रहे हैं, हमें आर डी शर्मा भी देखनी है, और आप आर डी शर्मा बनाने लगे, तो आर डी शर्मा में कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो कि आपसे नहीं बनेंगे। जब वो आपसे नहीं बनेंगे तो उसे आप डाउट सेशन में ला करके हमसे पूछ पाएंगे बिल्कुल डायरेक्टली, कहीं कोई इशू नहीं है। और जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो एप्लीकेशन पे भी ये क्लास फाउंडेशन कंटिन्यू रहेगा, वहाँ पर आप पूछ पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन होगा वो यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, प्रैक्टिस यूट्यूब पर कर सकते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन हमारा यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंप्लीट मैथ्स करने तो फिर या तो एप्लीकेशन पे आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, या फिर अगर आप बांका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो नियरेस्ट खेसर, तो फिर आप आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आकर के हमसे कंटिन्यू ये क्लास ले सकते हैं। तो एक तो चलो ये हो गया हमारा रणनीति, इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे। सिलेबस की बात करूँ तो मैं सिलेबस पर ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि सिलेबस सबको 11th में जो स्टूडेंट आए हुए हैं लगभग लोगों को सिलेबस पता है, और हर एक बुक में ये चीज़ें लगभग लिख ही दिया गया है सिलेबस, तो आप जान ही रहे कि आपको क्या क्या पढ़नी है। और बाकी ऑफलाइन क्लासेस में मैं ये फर्स्ट डे उन सारे चैप्टर को लिखूंगा, उनसे कहाँ क्या पूछा जाता है वो सारी बात भी करेंगे। अभी टाइम उसके लिए वेस्ट करने से मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। अब रही बात कि सर स्टार्ट करते हैं हम लोग अगर चैप्टर की बात, तो जैसा आप सबको पता है टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेट्स। आज हम लोग सेट के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल जितनी भी डिस्कस होगी सेट के बारे में डिस्कस होगी, समुच्चय के बारे में डिस्कस होगी। और दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 11th क्लासेस। आपका जो 11वीं क्लास है उसका ये पहला चैप्टर आपका समुच्चय है। समुच्चय के अंतर्गत अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली बात, सबसे पहला चीज़ें, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि मैथमेटिक्स की अगर बात करूँ तो मैथमेटिक्स क्या होता है। पहली बात, आपने मैथ्स ले लिया, अब सवाल उठता है, आज तक आपने कभी ये नहीं सोचा मैथ्स क्या होता है। कोई पूछ सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, आप क्या जवाब दोगे? आपको ये पता होना चाहिए, आप जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए पता होनी चाहिए कि सिर्फ कंटेंट मास्टर बन जाओगे अगर आप, तो आप आज के डेट में ये मॉडर्न लाइफ में आप कहोगे कि अपनी ज़िंदगी का गुजारा हम कर लेंगे, एक अच्छे जॉब को लेकर के इन फ्यूचर एक अच्छे ओहदे पर जा पाएंगे, जरूरी नहीं है, ये संभव नहीं है आज के डेट में। इसीलिए आपको सबसे पहले तय करना होता है, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स के बारे में आपको जानना चाहिए। किसी लोगों का क्या सोच होता है कि मैथ्स तेज स्टूडेंट जो होता है वो पढ़ता है, और ये किसी को कहता है ना मैथ्स बड़ी ना आसान होता है, 2 + 2 = 4, 6 × 4 = 10, या जो भी है इक्वेशन वगैरह सॉल्व किए वो हो गया। ध्यान रखो भाई, मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट इक्वेशन, नंबर, कंप्यूटेशन, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग।
ये सिर्फ इक्वेशन या नंबर्स के बारे में ही नहीं बताता है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। जिस जिस पेपर में अंडरस्टैंडिंग है वहां पर मैथमेटिक्स समाया हुआ है। इसीलिए देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट मैथमेटिक्स। जीवन का अस्तित्व बिना गणित का कहीं नहीं है। इसलिए आप जो भी पढ़ते हो ना, गणित पढ़ रहे हो, पहले गणित को जानो। तो पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि गणित सिर्फ संख्या को ही हम लोग कहते हैं या समीकरण के बारे में ही कहते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। ये एक अंडरस्टैंडिंग पेपर है। आपकी मेमोरी जो भी है इसको बिल्कुल अच्छी तरह से, इसका जो व्यायाम कराने वाला होता है पेपर, वो गणित ही होता है, अच्छा एक्सरसाइज कराने वाला। तो चलो हम लोग सेट्स के बारे में पहले आज बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये उठता है कि आखिर ये सेट्स को किसने रिप्रेजेंट किया, सबसे पहले किसने लाया। तो याद रखना, एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर। तो जॉर्ज कैंटर साहब ने सेट्स को रिप्रेजेंट किया, सेट को लाया। सेट का जो इन्वेंट किया गया, ये जॉर्ज कैंटर के द्वारा ये समुच्चय चैप्टर आपको दिया गया है। और सबसे पहले ये जो दिया गया था, ये त्रिकोणमितीय चैप्टर में दिया गया था। किसमें दिया गया था? त्रिकोणमितीय में। ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत सबसे पहले बताया गया था। इसी में इन्होंने सेट्स नाम का उच्चारण किया था सबसे पहले। किसने? जॉर्ज कैंटर ने। और जॉर्ज कैंटर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से। सबसे पहली बात कि जर्मनी के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहली बार समुच्चय के बारे में बताया। ये चीज़ें आपके दिमाग में चली गई होगी। हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर समुच्चय। समुच्चय के बारे में अगर पहली बार किसी ने बताया तो वो कौन है? जॉर्ज कैंटर हैं। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने किस चैप्टर में इसके बारे में बताया था? तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय के अंतर्गत, गणित का जो त्रिकोणमितीय वाला शाखा है उसके अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले समुच्चय शब्द का उच्चारण किया था। ये तो चलो सेट्स के बारे में हुआ। अब सवाल ये उठता है कि भाई समुच्चय कहते किसको हैं? व्हाट इज सेट? तो पहली बात कि सेट्स की एक्चुअल में कोई डेफिनेशन नहीं है। समुच्चय को परिभाषित करना असंभव है, पहली बात ये। लेकिन आखिर हम लोग किसी भी चीज़ को विदाउट डेफिनेशन का कैसे जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो उस कारण से जॉर्ज कैंटर साहब ने इसका डेफिनेशन दिया है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, अगर समुच्चय की बात करें तो उन्होंने कहा समुच्चय के बारे में जो उन्होंने बताया है वो कुछ ऐसा है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। The well-defined objects is called set। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। मीन्स क्या हुआ? देखो, जिसको आप सुपरिभाषित कर सकते हैं उसका जो संग्रह होता है उसको कहा जाता है समुच्चय। जैसे कि अगर बोला जाए कि अगर मैं अपने सेंटर की बात करूं तो MBCC के अंतर्गत 12वीं वर्ग के छात्रों की संख्या, तो आप उसे सुपरिभाषित कर सकते हो। आप उसे फाइंड कर सकते हो कि कितने छात्र हैं, कौन कौन हो सकते, उसका एक कलेक्शन किया जा सकता है। तो द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ MBCC, ऐसा अगर बोला जाए तो इसको जो भी है, चाहे वहाँ पर राम पढ़ रहा हो, श्याम पढ़ रहा हो, मोहन पढ़ रहा हो, तो ये जो हुआ ये एक सेट हुआ। इसी को हम लोग एक समुच्चय कहेंगे, जिसका कि हम लोग कलेक्शन कर सकें, जिसका सुपरिभाषित तरीके से संग्रह हम लोग कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे समुच्चय। अगर कहा जाए कि इंडिया के सभी प्लेयर्स की संख्या, आप उन चीज को तो निकाल सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि भारत का सबसे सुंदरवती महिलाएं, ऐसा अगर बोला जाए, सबसे सुंदर लड़कियों की संग्रह के बारे में आपको कहा जाए, तो देखो सबसे जहां लग जाए ना, सुपरलेटिव में जहां बात कर दिया जाए, वो कभी सेट के अंतर्गत नहीं आ सकता। आप कहेंगे कि भारत का सबसे खतरनाक जानवर या संसार का सबसे खतरनाक जानवर। भाई आपके नजरों में खतरनाक हो सकता है कि सिंह हो, किसी के नज़रों में गीदड़ ही खतरनाक क्यों ना हो, किसी के नज़रों में बंदर ही खतरनाक हो सकता है। तो इसमें अपनी अपनी दृष्टिकोण होती है।
आपके दृष्टिकोण में वो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आप नहीं कह सकते कि सबसे खतरनाक कौन है, सबसे सुंदर कौन है। सबसे सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं दिया जा सकता है। आपके नज़रों में हो सकता है किसी को कैटरीना अच्छा लग रहा हो, किसी को करीना अच्छा लग रहा हो, तो ये डिपेंड आप पर करता है। ये जरूरी नहीं कि सबसे सुंदर वही है, आपको वो सबसे सुंदर लग रही है, अन्य लोग आएंगे, अन्य व्यक्ति आएंगे, उनको अन्य लोग भी सुंदर लग सकते हैं। इसीलिए सबसे वाली बात जहाँ पे आ जाए ना, वो सेट के अंतर्गत नहीं आ सकता, उनका संग्रह हम लोग नहीं कर सकते। कक्षा 11 के विद्यार्थियों की संख्या कर सकते हैं भाई, वो समुच्चय होगा। इसके अलावा और भी चीज़ की अगर बात करें आप, तो जिसका कि आप संग्रह परफेक्टली आप कर सकते हैं। आपके मित्र अगर हैं तो आप बोलेंगे मेरे सारे मित्रों का संग्रह, बेशक हो सकता है। किसी एक क्लासरूम में बैठे विद्यार्थियों का संग्रह हो सकता है। तो इस तरीके से जिसको कि आप सुपरिभाषित तरीके से कर सकते हो, संग्रह कर सकते हो, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, समुच्चय कहलाएंगे। मेरे ख्याल से सेट क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। अब देखो, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, देखो रिप्रेजेंटेशन सेट का जो हम लोग करते हैं वो कितने तरीके से करते हैं वो तो बाद में पढ़ेंगे। पहले सेट के बारे में स्पेशल पढ़ लेते हैं कि इसका जो रिप्रेजेंट हम करते हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, पहले उसको देख लें। कितने तरीकों से करेंगे वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि सेट को ये मंझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखा जाता है। ये सेट को जो सूचित करते हैं हम लोग, ये मंझले कोष्ठक से करते हैं, इसी का नाम है सेट। इसमें जब आप इसको लिख रहे हैं, सिंबल जो आप देख रहे हो, यही एक प्रकार का हो गया आपका सेट। पहली बात ये क्लियर हुआ। अब क्या है, अब समझो बात को कि सेट के अंदर जो भी लिखा गया है, सेट के अंदर जो लिखा गया, इसे हम लोग कहते हैं अवयव या फिर सदस्य। मतलब सेट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर राम लिखे, तो राम जो है ना, राम जो है ये एक प्रकार से क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा इसका सदस्य, इस समुच्चय का सदस्य कहा जाएगा। सदस्य इंग्लिश की बात करेंगे तो मेंबर, और इसको अगर दूसरी बात, इसी का दूसरा नाम कहे तो इसको आप कह सकते हैं अवयव। अवयव यानी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट। तो जो सेट होता है, इस चिन्ह के द्वारा हम लोग, मंझले कोष्ठक के द्वारा हम लोग सेट को, इसके अंतर्गत, इसी के अंदर में सभी अवयव को एक कोमा से सजाते हुए लिखते हैं, कोमा देते हुए, अल्प विराम देते हुए उसको लिखते हैं सारे अवयव को। यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो कहा जाता है समुच्चय का अवयव। और ये जो समुच्चय है, हमेशा याद रखना, दो चीजें हुआ, एक समुच्चय हुआ और एक इसके अंदर क्या हुआ, अवयव हुआ। तो सेट्स इज डिनोटेड बाय, सेट इज always denoted by capital letter. Set is always denoted by capital letter. चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, कोई भी कैपिटल लेटर के द्वारा आप सेट को डिनोट कर सकते हैं। यानी किसी भी समुच्चय को मानना पड़ेगा तो आपको बड़ी अक्षर में मानना पड़ेगा, और उसी सेट के अंदर के एलिमेंट को जब आप मानेंगे तो वो स्मॉल लेटर के द्वारा, जैसे कि ये राम अगर है, अगर इसके अंदर के किसी एलिमेंट को हमको मानना पड़ता तो वो स्मॉल में A B C D कुछ भी होगा, इस तरीके से आपको मानना पड़ेगा। किसको, तो सेट के अंदर के अवयव को स्मॉल लेटर के द्वारा आपको मानना पड़ेगा। अब देखो क्या बात आती है, चलो यहाँ तक तो ये बातें समझ में आ गई। अब होता है क्या कि ये तो हुआ कि चलो सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो बड़ी अक्षर से करेंगे, सदस्य को छोटी अक्षर से करेंगे। अब क्या होता है कि अब कुछ नोटेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नोटेशन दिया हुआ है फॉर किसी स्पेशल सेट के लिए। तो देखो कैसे होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट, कुछ विशेष प्रकार के समुच्चयों के का मानक संकेत। कुछ हिंदी में बात करें तो कुछ विशेष प्रकार के समुच्चयों का मानक संकेत, मानक संकेत, इस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 10th क्लास आपने कर लिया है ऑलरेडी,
आपको 10th क्लास तक में ये चीज़ें, इसकी जानकारी पूरी तरह से होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं होती है, इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ती है। और मैं किसी भी टॉपिक को बिना बताए आगे निकलना अच्छा नहीं समझता, इसीलिए मैं एक बार चर्चा ज़रूर करूँगा। देखो स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या क्या आएगा, मानक संकेत की बात करेंगे अगर कुछ, तो वो क्या क्या आएगा। जैसे कि कैपिटल एन, तो आप जानते हैं कि जो कैपिटल एन है ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को किससे करेंगे सूचित, तो कैपिटल एन से करेंगे। अब देखो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सूचित तो करेंगे कैपिटल एन से, साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अभी मैं जस्ट इस पर बात करूंगा, पहले मैं नोटेशन लिख देता हूं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को किससे करेंगे सूचित, तो एन से करेंगे। प्राकृतिक के जगह अगर आ जाएगा पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को, तो किससे करेंगे, इसको W से करेंगे। अगर यहीं पर रहेगा पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को, तो किससे करेंगे, Z से करेंगे। I से भी कहीं कहीं किया जाता है, वैसे Z से करेंगे। अब अगर इसी जगह पे बात करेगा, Z प्लस की बात करेगा, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को किससे करेंगे, Z प्लस। Z माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक आ जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांकों की, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग किससे करेंगे सूचित, Z माइनस से करेंगे। Q अगर आ जाता है, अगर सपोज करते हैं कि Q आ जाता है, अगर Q आ जाता है तो Q हो जाएगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q प्लस आ जाएगा तो धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, Q माइनस आ जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब सवाल उठता है कि संख्या के इस प्रकार के बारे में, इन सभी प्रकार के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सवाल को बना पाओगे। क्योंकि अगर दिया रहेगा कि ये ऐसा सेट है जो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, अब पूर्णांक संख्या क्या होता है ये आपको पता ही नहीं है, अगर ऐसी स्थिति आ गई तो फिर इस जगह पे आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है कि अब पूर्णांक पे बेस्ड है या परिमेय पे बेस्ड है, और आपको पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या आपको नहीं आ रहा है, तो इस जगह थोड़ा सा समस्या होगा। इसलिए हम चाहेंगे सबसे पहले आपको इन संख्याओं के बारे में मैं कुछ बता दूं, थोड़ी जो जानकारी बेसिक होती है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे नंबर पे एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसको आप कंप्लीट फॉर्म में सभी लोग देखेंगे, बिल्कुल कंप्लीट रहेगा नंबर के बारे में। अभी मैं यहाँ पर जो जानकारी की चीज़ें हैं मैं थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात कि किसी भी किताब में सबसे पहले लिखा रहता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी किताब की बात करोगे पहले यही रहता है। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसके बाद ही आपको मिलेगा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ये मिलेगा। इसके बाद की बात करें अगर तो मिलेगा इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहला तो ये बात है आपके दिमाग में, अगर बेसिक की बात करें तो होना चाहिए कि आखिर पहले प्राकृतिक संख्याएं क्यों लिखा रहता है, नेचुरल नंबर ही क्यों लिखा रहता है। तो भाई एक बात बताओ, जीरो को किसने इन्वेंट किया, ये तो आपको मालूम है, आपका आर्यभट्ट ने इसका खोज किया है। आप बता सकते हैं 1 का किसने किया, 2 का किसने किया, 3 का किसने किया, आप नहीं कह सकते। यू कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। तो अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते तो मीन्स ये कि ये प्राकृतिक रूप से मौजूद था, इसको किसी ने दिया नहीं, तो इस कारण से इसका नाम दे दिया प्राकृतिक संख्या, और इसीलिए इसको स्टार्टिंग में रखा गया है। तो नेचुरल नंबर एक्चुअली में कहते किसको है, तो द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, काउंटिंग नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। गिनती की जो संख्या होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 इस तरह करके ये इन्फिनाइट तक चलेगा। मैंने बताया था कि कभी भी ये जब डॉट आप देंगे इस जगह इन्फिनाइट को शो करने के लिए, तो 3 डॉट से ज़्यादा नहीं देना है। 1 2 3
एंड सो ऑन आगे चलेगा, 3 ही डॉट देंगे और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, धन की ओर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गिनती की संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, इसी संख्याओं को जहां तक जाती है पूरी संख्या का जो संग्रह है वो क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और इसके सेट को जब हम इसको सेट में लिख देते हैं तो इसको हम लोग कैपिटल एन के द्वारा सूचित करते हैं। वो इसलिए क्योंकि कैपिटल एन इस नेचुरल नंबर का पहला लेटर है एन, इस कारण से हम लोग इस समुच्चय को एन से सूचित करते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, अब बात उठती है, सबसे कभी कभी पूछता सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं कौन सी है, तो भाई सबसे छोटी कौन है, 1। सबसे बड़ी कौन सी है, आप नहीं कह सकते, अनंत दिख रहा है आपको, ये फाइंड नहीं किया जा सकता कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। चलो ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यानी इसी में जब शून्य का खोज कर दिया आर्यभट्ट साहब, तो फिर संख्या पद्धति में एक नया नाम दिया गया पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या को इसी में शामिल किया गया, ना कि जोड़ा गया, ऐड नहीं किया गया बल्कि इंक्लूड किया गया 1 से पहले। तो जब इसी में 1 से पहले अगर शून्य को लगा दें यहाँ पर, तो ये जो हमारा बन रहा है ये सेट जो होगा, इस सेट को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या, और इसको सूचित करेंगे W से। W से इसलिए सूचित करेंगे क्योंकि होल नंबर का पहला लेटर क्या है, W है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये समझ में आ रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कंटेंट बढ़िया चल रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा स्टूडेंट के बीच हो सके आप इसे शेयर करें, ताकि नए से नए स्टूडेंट इस चैनल के साथ जुड़े, और जो भी मैं इस पर अपलोड करता हूँ, नॉलेज की चीज़ें कर रहा हूँ, तो उनकी सब लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को इनका लाभ अच्छी तरह से नियमित रूप से मिल पाए। तो चलिए ध्यान देते हैं, ये होल नंबर हो गया। होल नंबर के बाद हम लोग बात कर रहे थे इंटीजर के बारे में। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीजर। तो इंटीजर नंबर की पूर्णांक संख्या की अगर बात करें तो ये किसे कहते हैं, तो देखो इसके बाद सबसे पहले ऋण संख्या आया हुआ है। तो ऋण संख्याओं को जब हम लोग पूर्ण संख्या में सम्मिलित कर देते हैं तो जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। यानी ऋण संख्या की बात करें तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर के एंड सो ऑन की बात करें, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक जाएगा। और इन ये जो सेट होगा, इसी सेट को हम लोग कहेंगे इंटीजर। और इंटीजर को किससे करेंगे डिनोट, आपको लग रहा होगा इंटीजर का पहला लेटर आई, कोई कोई कर भी देता है कहीं कहीं आई से, बट वो चीज़ें सही नहीं है। आई से नहीं करना है बल्कि आपको जेड से करना है। आई से क्यों नहीं करना है, कि मैंने कहा कि इससे पहले ही ऋणात्मक संख्या आया हुआ था, काल्पनिक संख्या आया था, इमेजिनरी नंबर इसे आप कहते हैं, और उसे आई से डिनोट कर दिया गया था। इस कारण से एक ही घर में 2 सदस्य का नाम एक ही अगर आप रख देंगे तो समस्याएं हैं भाई। एक घर में 2 भाई है, दोनों का नाम राम रख दो, राम बुलाओगे तो कौन सा आएगा, तो परेशानियां तो होगी। तो एक ही घर में 2 नंबर रहे और दोनों का सेम नाम से नोटेशन रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। इस कारण से आई के जगह इस पर जेड रखा गया। अब प्रश्न उठता होगा मन में कि ठीक है सर, एक जगह अगर ये 2 था, इसको आई से नहीं रख सकते थे, तो फिर इसको जेड से क्यों रखे। तो द लेटर जेड इज कम्स फ्रॉम द वर्ड ज़हलीन, एंड ज़हलीन इज द लैटिन वर्ड ऑफ इंटीजर। इंटीजर जो है इसका लैटिन वर्ड में अगर बात करें तो होता है ज़हलीन, और ज़हलीन का जो फर्स्ट लेटर है वो है जेड। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, टू काउंट है इसका मीनिंग। तो ये जेड से इसी कारण से इसको क्या किया गया, निरूपित किया गया। ये हमारा पूर्णांक संख्या है। फिर अगर परिमेय संख्या की बात करेंगे इसके बाद, तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। बहुत स्टूडेंट यहाँ तक ही जानता है, और कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा आगे जाता है और कहता है q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब कुछ तो यहीं पे छोड़ देता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो गया परिमेय। कुछ कहता है कि q नॉट इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट के बीच का होता है, वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं जानने की वजह से ही इस जगह पे छट जाते हैं आकर के। तो नॉट इक्वल टू 0, अब मैं अगर बात करूं तो ये भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर q नॉट इक्वल टू 0 तो 1/√3 अगर बात कर देंगे तो यहाँ तो ये 0 तो नहीं है, तब ये परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय नहीं है। लेकिन इसका कंप्लीट डेफिनेशन अगर आप जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि किसको परिमेय कहते हैं। p/q के फॉर्म का होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। p और q दोनों कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। यहाँ √3 है, ये तो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक वाला जो अभी तुरंत बताए थे इंटीजर, उसमें कहीं √3 आया था, रूट वाला नंबर वहाँ नहीं आया था। तो कहने का मतलब रूट में आ गया तो ये पूर्णांक नहीं रहा, और पूर्णांक नहीं रहा तो ये फिर परिमेय नहीं होगा, क्योंकि इसका अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए,
पूर्णांक होना चाहिए, और एक कंडीशन और कि इस दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो। 2/4 नहीं कह सकते, कहना पड़ेगा इसको कटा करके 1/2, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर अगर है तो उसे आप नहीं कहेंगे, कॉमन फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग जाकर के फिर क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो Q से डिनोट करेंगे। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। संख्याएं बहुत है, जो मेन रूप से बेसिक रूप से मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। संख्या पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बना करके डालूंगा, आप लोग उन्हें देखेंगे। लगभग मुझे लगता है कि वो 2 घंटे से कम की वीडियो नहीं होगी, 2 घंटे अप्रॉक्स कम से कम जाएगा अगर मैं संख्या को डिटेल में करने चलूँगा तो इस वजह से इतनी लंबी इस वीडियो को मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें यहाँ तक मैं रहने देता हूँ। इसके बाद मैं अपरिमेय पाता हूँ। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय की अगर बात करेंगे तो जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगा, या फिर वैसी संख्या का स्क्वायर रूट जो कि परफेक्ट नंबर नहीं हो। अगर वो परफेक्ट नहीं है तब अगर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तब जाकर के वो क्या कहला जाए, अपरिमेय कहला जाएगा। मतलब परफेक्ट का मतलब आपको पहले तो समझ में आना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या की अगर मैं बात करूं, अगर 4 की बात करूं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। अगर मैं 9 की बात करूं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये किसी न किसी पूर्णांक का स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं 3 का बात करूं तो ये किसी भी पूर्णांक का स्क्वायर नहीं है। आप कहेंगे √3 का स्क्वायर है, तो √3 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक का स्क्वायर होना चाहिए तब वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो कहने का मतलब कि 4 और 9 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 3 की बात करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, इन सब पे अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये जो होगा यही कहा जाएगा अपरिमेय संख्या। आई होप कि ये क्लियर आपका हो गया होगा। परिमेय की बात किए, अपरिमेय की बात किए, दोनों बिल्कुल अगेंस्ट है। अब देखो आगे आता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त परिवार को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ये आप कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, और वहाँ आपको इन सारे नंबर के बारे में डिटेल में बताया गया होगा। और अगर नहीं बताया गया है और आपने नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपने सिलेबस की अधूरी शिक्षा ली है। आपको पूरी शिक्षा लेने के लिए वास्तविक संख्या है तो उसको स्टार्टिंग से पढ़ाना चाहिए कि वास्तविक संख्या आखिर कहाँ से आया। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम लोग कैपिटल R से रियल नंबर को सूचित करेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में जो हम लोग देखेंगे इसी के बारे में, अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना तक ही हम रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप शेयर करें। ये बिल्कुल उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने मैट्रिक पास करके अभी 11th में ये डिसीजन लिए कि मैथ्स हमें पढ़नी है। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट का मैं पुनः एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैथ्स में आप यकीन मानो उतना डिटेल आपको दूंगा, उतना डिटेल दूंगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं किया होगा। बस आपको चैनल पर बने रहना है और कंप्लीट कोर्स यदि करनी हो तो या तो आप एप्लीकेशन पे करेंगे या खेतर में हमारा ऑफलाइन बैचेस चलता है, उस ऑफलाइन बैच में आकर के आप नामांकन लेंगे और बने रहेंगे पूरे 2 साल तक और देखेंगे गणित के उन सभी प्रॉपर्टीज, उन सभी कॉन्सेप्ट को जो ज़रूरत है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।